हेलो। मैं जा रहा हूँ चेन्नई इंडिया का मैच देखने बैंगलोर से एक दिन के लिए। और मेरी ट्रेन है रात को 3 बजे, इसलिए मैं 2 बजे उठ गया। एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं उठा नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई, पर वीडियो बनाने के लिए मैंने ऐसे एक्टिंग की। क्या बात है जी। एक्टिंग की बादशाह हो, कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। चेन्नई के स्टेडियम में कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। और सिर्फ थोड़े मोटे सामान के लिए मैं एक दिन के लिए होटल बुक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सिर्फ अपना फ़ोन और अपना वॉलेट लेके जा रहा हूँ। ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं एक दिन बिना अपना फ़ोन चार्ज किए सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं। तो मेरा घर है स्पाइस गार्डन में, और मेरे घर से जहाँ से मुझे ट्रेन मिलेगी वो है 25 मिनट की दूरी पर। वहाँ तक मेट्रो भी जाती है, पर 2 बजे तो वो चलेगी नहीं, इसलिए मैंने रैपिडो बाइक बुक की है और मुझे 20 से 25 मिनट लगने चाहिए पहुँचने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड दिन भर सो के बहुत थक गया था, इसलिए मैंने उसकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं की और खुद ही गेट खोल के बाहर आ गया। बाहर आया तो देखा कि कई लोगों का खाना अभी तक नहीं पचा है, वो रात को 2 बजे भी वॉक कर रहे हैं। फाइनली 2 बज के 15 मिनट पर रैपिडो वाला आ गया और मैं हेल्थ फ्रीक्स के बीच होते हुए स्टेशन के लिए निकल गया। मैंने आज से पहले स्टेडियम में जाके कभी कोई लाइव क्रिकेट मैच नहीं देखा था, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए। हालांकि मेरी शक्ल पे एक्साइटमेंट नहीं दिख रही क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। फिर मेरा ध्यान गया इस भोजपुरी टेक पार्क पर। शायद यहाँ पर यूपी और बिहार के लोगों के लिए कोई कोटा हो, पर फिर मुझे याद आया कि मुझे भोजपुरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। फिर रास्ते में पड़ा मेरा फेवरेट फीनिक्स मॉल, वीआर मॉल, और ऐसे ही रैंडम रैंडम चीज़ें जाने के बाद फाइनली जब मुझे ट्रेन दिखाई दी तो लगा कि सही जगह की रैपिडो बुक की है और शायद मैं सही स्टेशन पे जा रहा हूँ। ऑटो वाले को 120 रुपये देकर फाइनली मैं स्टेशन पहुँच गया। कुछ ऐसा दिखता है के आर पुरम स्टेशन, और आज पहली बार मुझे इसकी फुल फॉर्म भी पता चली, जो कि है कृष्ण राजापुरम। फिर मैं आ गया स्टेशन के अंदर और मुझे पहला आदमी दिखाई दिया। स्टेशन मोस्टली खाली था क्योंकि रात के 3 बज रहे थे, और सरप्राइजिंगली यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी। हालांकि सब लोग जगे हुए थे, पर कोई भी रील नहीं चला रहा था। देखिए, मैंने सिर्फ स्टेशन की ऑडियो डाली है। नेक्स्ट। एनीवेज, एक इंटरेस्टिंग बात, जो हम लोगों को हमारे घर पे बता के भेजते हैं ना कि भाई किसी अनजान आदमी से खाना मत लेना, शायद यहाँ घर पे नहीं बताते, सीधे प्लेटफॉर्म पे अनाउंस कर देते हैं। अनधिकृत व्यापारियों से खाने या पीने की चीजें न लें। लॉल। फिर ट्रेन आने के 5 मिनट पहले ये सारे बॉक्सेस अपडेट हो गए और इसमें कौन सा डब्बा कहाँ होगा ये आ गया। ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती, इसलिए मैं भी चुपचाप अपने डब्बे के पास चला गया। 2602 is shortly arriving to platform number 2। पर ट्रेन 2 मिनट की जगह आधे घंटे तक चली ही नहीं, इसलिए मैं भी नीचे उतर गया इन अंकल लोगों की तरह। पर ये अंकल मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे, नीचे उतर के बेंच पे बैठ के रील चलाने लगे। फिर पूरे 2 घंटे की नींद लेकर सुबह 9 बजे के करीब मैं चेन्नई पहुंच गया और ट्रेन से उतर गया। ट्रेन से उतरने के बाद मेरा एक ही मकसद था, फ़्रेश होना, क्योंकि ट्रेन में मुझे फ़्रेश होना पसंद नहीं। इसलिए मैं चारों तरफ ढूंढने लगा फ़्रेश होने की जगह। अगर आपको ये नहीं जानना कि चेन्नई स्टेशन पर फ़्रेश होने की जगह क्या क्या है, तो आप 15 सेकंड स्किप कर सकते हैं। और जानना है तो 3 तरह की जगह है। सबसे पहली, सबसे बेसिक, 5 रुपये का सुलभ शौचालय। उसके बाद आता है 35 रुपीज़ में 1 घंटे का AC सुलभ शौचालय। और थर्ड नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा प्रीमियम, 200 रुपये पर घंटे का ये लाउंज। ये एयरपोर्ट का थोड़ा सस्ता वर्जन है, रेलवे लाउंज, INEJ लाउंज है, पर यहाँ बहुत अच्छा AC है और बहुत साफ़ टॉयलेट है, तो 200 रुपये पर घंटे के लिए टोटली वर्थ इट है। यहाँ आपको खाना खाना है तो खाना भी खा सकते हैं, उसका 500 रुपये का पर पर्सन का रेट रहता है, और फिक्स टाइम पे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर ही मिलता है। जब मैं गया था तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम था। खाने के अलावा यहाँ पर रिक्लाइनर्स और स्लीपिंग पॉड्स भी हैं। स्लीपिंग पॉड्स कुछ 800 रुपये 3 घंटे के रहते हैं। मैंने कुछ देर वहाँ पर वेट किया, कुछ देर सोया, और फिर जब लंच स्टार्ट हुआ 12 बजे तो मैंने वहाँ लंच भी कर लिया। हालांकि लंच खाते खाते मेरे साथ एक बीटी हो गई, जो कि मैं बाद में बताता हूँ, और इस वजह से मुझे वहाँ से निकलने में 2-3 घंटा डिले हो गया। और फिर मैं फाइनली
3 बजे इस लाउंज से स्टेडियम की तरफ निकला। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से चिपॉक स्टेडियम कुछ 15-20 मिनट की दूरी पर है। यहाँ से डायरेक्ट बस भी चलती है जो कि मरीना बीच के पास उतारेगी और वहाँ से आपको 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, या फिर आप ऑटो या बाइक बुक कर सकते हैं। मैंने बस वाला रास्ता चुना और मैं मरीना बीच के पास उतर गया। टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप और ह्यूमिडिटी थी, पर ये लोग उसी धूप पर टी शर्ट्स और कैप्स और ये सब सामान बेच रहे थे, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और इवन रोनाल्डो की टी शर्ट्स थी। और बट मोस्टली लोग सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली की टी शर्ट खरीदते हैं। मैंने अपने लिए एक कैप खरीदी जो कि मुझे पड़ी कुछ 120 रुपीज़ की, और फिर मैं पहुंच गया अपने स्टैंड की लाइन के पास जो कि थी गेट नंबर 1 पे। यह है KMK स्टैंड। ये थोड़ी प्रीमियम टिकट थी तो मुझे पड़ी कुछ 6000 रुपीज़ की, और यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और लाइन बिल्कुल ना के बराबर थी क्योंकि मैं 2 घंटा लेट पहुँचा था। लोग कहते हैं कि अगर 12:30 या 1 पे जाते तो बहुत लंबी लाइन रहती यहाँ पर। फाइनली जब मैंने स्टेडियम और ग्राउंड देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और एकदम ग्रीन लग रहा था धूप के अंदर, और लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था और मुझे बहुत मज़ा आया देख करके। फिर कुछ देर बाद मेरा ध्यान गया कि मेरे थोड़ी ही दूरी पर रोहित शर्मा बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे और मेरी तरफ बाकी सब लोग भी बहुत एक्साइटेड थे रोहित शर्मा को देख करके, स्पेशली जो लोग उस बाउंड्री के पास खड़े थे। मुझे एक बात बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी कि इतनी ज़्यादा धूप पर भी सिर्फ रोहित शर्मा के लिए लोग इतना एक्साइटेड थे और इतना चिल्ला रहे थे। और जब भी रोहित शर्मा बाउंड्री के पास आता तो लोग चिल्लाने लगते हर बॉल पर। देखिए, मैंने एक और चीज़ नोटिस की। रोहित शर्मा जिस बाउंड्री पर खड़े थे पूरा टाइम ऑलमोस्ट 50 ओवर्स उसी बाउंड्री पर खड़े थे, और बाद में 2-3 घंटे बाद धूप सिर्फ आधे स्टेडियम में थी, मतलब रोहित शर्मा के पार्ट में नहीं थी, लेकिन वो उसी जगह खड़े थे। तो वो पूरा टाइम चेन्नई की धूप में खड़े थे और उन्होंने कभी मतलब कंप्लेंट नहीं किया या फिर थके नहीं। तो जो लोग बोलते कि रोहित शर्मा की फ़िटनेस ख़राब है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि भाई देखो, आधा ग्राउंड में छाँव है पर रोहित शर्मा छाँव में खड़े होने के लिए नहीं गए कभी भी। तो रोहित शर्मा से याद आया कि अगर खाने पीने का कुछ मन करे तो वो बहुत इजी है। यहाँ पर थोड़े से इन्फ्लेटेड रेट पर बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, झालमुड़ी, भेलपूरी, आइसक्रीम सब कुछ मिलता है। फिर कुछ खा पी के मैं स्टेडियम एक्सप्लोर करने के लिए अपने स्टैंड की बाकी रोज़ में जाने लगा, और मुझे ये रो मिली जो कि कैमरामैन के जस्ट पीछे है और यहाँ से सीधा फ्रंट व्यू मिलता है। अगर स्टेडियम खाली है और उसमें जगह है तो आप इजीली जगह स्विच कर सकते हैं और कहीं भी बैठ सकते हैं। पर अगर आपको KM के स्टैंड में बेस्ट जगह ढूंढनी है तो ये वाले सीट्स हैं। इन्हें आप बुक करोगे तो आपको बेस्ट व्यू मिलेगा, जो मैंने अभी भी दिखाया कैमरा वाला व्यू, और ये स्ट्रेट आपको बैट्समैन की लाइन पर व्यू दिखाएगा। मैच के बारे में बात करूँ तो अफ़गानिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब बैटिंग की थी। सिर्फ 2 ही बैट्समैन अच्छा खेले थे और उन्होंने एक लंबी पार्टनरशिप की थी और टोटल कुछ 240 रन्स बनाए थे, जिसमें से एक था उनका कैप्टन जो कि अभी आपको खेलते हुए दिख रहा है 95 रन्स पे। इसे गर्मी की वजह से बहुत क्रैम्प्स आ रहे थे और ये ऑलमोस्ट इंजरी में खेल रहा था अपनी टीम के लिए, और इसीलिए जब इसने सेंचुरी बनाई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत तालियां बजाई। ऑल्सो कुछ लोगों को लग रहा था कि वो रोहित शर्मा को ज़ोर ज़ोर से बुलाएंगे तो साथ में आके मैच देखेगा। एनीवेज़, फिर अफ़गानिस्तान की इनिंग ख़त्म हुई और ये देखिए कि इनिंग्स के बीच में जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो कैसे 2 आदमी पीछे स्टैंड को लेके खड़े रहते हैं और एक आदमी ऐसे लाइट लेके खड़ा रहता है और कैमरा लेके खड़ा होता है, और ऐसे वो लोग बाउंड्री के पास इंटरव्यू देते हैं। और साथ साथ में कुछ लोग झाड़ू पोछा
और रोलर लगा रहे होते हैं जितनी देर 40 मिनट्स का ब्रेक होता है। और कई लोग या ग्राउंड पे झाड़ू इकट्ठा कर रहे होते हैं और पता नहीं कैसे यहाँ पर धूल लग गई है जिसको वो साफ़ कर रहा है, I don't know। फिर मैं इस कैमरे के पास गया जो कि मेन कैमरा है और जिससे रिकॉर्डिंग होती है, और देखिए इसके अंदर कितना क्लियर दिखाई देता है। ये वैसे ब्लिंक नहीं करता, कैमरे में ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। और फिर मैंने देखा कि इंडिया का फील्डिंग कोच पता नहीं क्या कर रहा है, ये बॉल बैट को ले रहा है और बॉल को हवा में उड़ा रहा है और उसके बाद उसको कोई कैच भी नहीं पकड़ रहा है। पता नहीं किस तरह की प्रैक्टिस है, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं बार बार सोचता रहा कि अब बॉल हवा में उड़ी, अब कोई कैच करेगा, कोई कैच करेगा, पता नहीं, शायद बॉल उड़ाने की प्रैक्टिस करा रहा हो। तो ये मैंने देखा ये रीज़न जो कि बैट्समैन के आई लाइन के जस्ट सामने आता है। देखिए यहाँ की सीट्स को कवर कर देते हैं, यानी सेल नहीं करते होंगे ताकि यहाँ कोई बैठे नहीं और बैट्समैन को डिस्ट्रैक्शन ना हो। हालांकि उसके आगे साइड स्क्रीन भी लगी हुई है। इंडिया के प्लेयर बहुत कॉन्फिडेंस में थे। मिड इनिंग ब्रेक में कोई भी प्रैक्टिस करने नहीं आया, पर अफ़गानिस्तान के प्लेयर ज़रूर आए थे। वो एक पिच पर बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और बाकी के ग्राउंड में फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत मेहनत कर रहे थे, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। हाँ, बीच में एक बार नीतीश कुमार रेड्डी 2-3 मिनट खेलने के लिए बैटिंग करने आए थे, पर उसके अलावा कोई भी नहीं आया था। फिर इंडियन टीम का ये उत्साह देखकर मैं भी बाहर चला गया और कुछ खाने पीने के लिए झालमुड़ी ले ली। और झालमुड़ी खाते खाते मैं यहाँ पर आ गया। ये एक खुला स्पॉट था जो कि बहुत हवादार था और यहाँ पर लोग चिल कर रहे थे। झालमुड़ी खाते खाते मेरा एक ओवर मिस भी हो गया, पर जब तक मैं आया तब तक रोहित शर्मा की बैटिंग अभी तक नहीं आई थी, सो नॉट अ बिग लॉस। और जब तक इंडिया बैटिंग करना है तब तक बहुत अच्छा सनसेट भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम लोग सी के बहुत पास थे और सारी स्टेडियम की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। कि बैटिंग आने पे और शाम होने से स्टेडियम का जो क्राउड था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया था और अब बहुत सारे लोग स्टेडियम में मैच देख रहे थे। और यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। दोनों लोगों ने मिल के कुछ 150 रन्स की पार्टनरशिप की और 220 का टारगेट था, तो ऑलमोस्ट उन लोगों ने ही पूरा का पूरा टारगेट फिनिश कर दिया, जिसमें यशस्वी जायसवाल बहुत ज़्यादा फास्ट खेले और उन्होंने सेंचुरी भी बनाई और रोहित शर्मा 50 बनाकर आउट हो गए थे। रोहित शर्मा एज़ यूजुअल एग्रेसिव बैटिंग करते हुए जल्दी आउट हो गए 50 में ही। और बट तब तक मैच ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, तो मैंने भी डिसाइड किया कि अब चलना चाहिए इससे पहले कि भीड़ हो जाए और लेट हो जाए, इसलिए मैं फटाफट निकल गया। टीएम के टेरेस से उतरने के लिए करीब 5-6 फ्लोर की सीढ़ी उतरनी पड़ती है, तो अगर आपको सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अकेला नहीं था, और भी लोग थे जो सिर्फ रोहित शर्मा के फ़ैन थे और उसके आउट होने पे बाहर आ गए। और बाहर आके मैंने देखा कि बहुत सारी पुलिस खड़ी थी, तो अच्छा हुआ कि मैंने रोहित शर्मा को किडनैप करने की कोशिश नहीं की। वहाँ से चलते हुए 5 मिनट चलकर मैं मरीना बीच के पास पहुँच गया, जहाँ मुझे एक सीक्रेट काम करना था। मरीना बीच के आसपास आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ पर बीच ढूंढना बहुत मुश्किल है। यहाँ से आपको रेत दिखाई दे रही होगी, और मैं अंदर नहीं गया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं बाहर से ही वापस आ गया। फिर वहाँ से मैंने एक ऑटो लिया जिसने मुझसे कुछ 120 रुपीज़ लिए मरीना बीच से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए। सुबह मैं 20 रुपये में आया था बस से। वैसे तो मेरी ट्रेन का टाइम था कुछ 11:30 बजे, पर मैं 9 बजे ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया था, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं वहीं पर खाऊंगा और आराम से ट्रेन पकड़ूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन का नाम हिंदी में लिखा हुआ है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं वापस से उसी लाउंज में पहुँच गया जहाँ मैं सुबह सुबह खाने गया था। हालाँकि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी रात के टाइम। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया जिसने शायद दारू पी रखी थी बहुत ज़्यादा, और वो सबके ऊपर चिल्ला रहा था, स्टाफ के ऊपर, लोगों के ऊपर। इसलिए पुलिस को बुलाया गया और शायद ये पुलिस के ऊपर भी चिल्ला रहा है, पर ये सब कुछ तमिल पे चिल्ला रहा था, इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो आई कांट एक्सप्लेन दैट। और ये आंटी से समझा रही थी कुछ कुछ, पर ये समझने को तैयार नहीं था। एनीवेज़, मैं वहाँ से खा पी करके, मुँह धो करके और कुछ देर रेस्ट करके वापस से स्टेशन पर आ गया। और देखिए, आप देख सकते हैं कि ये स्टेशन हावड़ा स्टेशन जैसा है कि यहाँ पर आप चल भी सकते हैं, यहाँ गाड़ी भी चलती है और यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी है। मेरा प्लेटफॉर्म नंबर कुछ 10 था रेलवे यात्री पे, तो मैं इसलिए वहाँ की तरफ चलने लगा। फिर मुझे एक और इंटरेस्टिंग अंकल दिखाई दिए, जिन्होंने या तो भांग पी रखी थी या इन्हें इस ट्रेन के बोर्ड पर कुछ बहुत ही ज़्यादा लाइफ का डीप मीनिंग दिख रहा था। एनीवेज़, फिर फाइनली जब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे पहुंचा तो मुझे दिखाई दिया कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मेरी ट्रेन आने वाली है, 12292। इसलिए हमेशा टाइम लेकर चलना चाहिए प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले, और मेरे पास अभी 1 घंटे का टाइम था, इसलिए मैं वापस से चलते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 3 को ढूंढने लगा। और फाइनली जब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचा तो मुझे यहाँ एक और आधुनिक चीज़ दिखी, जहाँ पर
लिखा हुआ था कि आपका कोच इंजन से कितनी दूरी पर है। तो मेरा कोच 18th नंबर पे था, जो कि B3 डब्बा था। फाइनली मैं डब्बे पे पहुंच गया। मेरी साइड लोअर की सीट थी और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था और मैंने चद्दर उद्दर बिछा करके मैं सो गया। मेरे आसपास 2-3 बूढ़े लोग थे और 11:30 बजे टाइम से ट्रेन चल दी दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने प्लेटफॉर्म वाला बोर्ड भी रिकॉर्ड कर सकूं, पर जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने गया वो बोर्ड बीत चुका था और जब मैं शुरुआत की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वो आ ही नहीं रहा था। तो अपोलॉजीज़ फॉर दैट। पर क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया है तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, मैं इतना देर तक वेट कर रहा हूँ, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ओके, नहीं आ रहा। पिछला वाला प्लेटफॉर्म भी सारे ख़त्म हो गए, वो जो दूर प्लेटफॉर्म दिख रहा है उसका भी चला गया। और जैसे ही मैंने बंद करके वापस चालू किया, फिर फाइनली सुबह सुबह 7 बजे के करीब मैं यशवंतपुर पहुंच गया। वैसे मेरा टारगेट तो था KR पुरम उतरने का, जो कि सेकंड लास्ट स्टेशन था, पर तब तक मैं सोता रह गया और फिर लास्ट स्टेशन से पहले मेरी नींद खुली। नॉट अ बिग डील, सिर्फ 1 घंटे का मेरा लॉस हुआ, पर मेरी नींद पूरी हो गई। फिर मुझे पता चला कि रेलवे स्टेशन के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर मेट्रो स्टेशन है यशवंतपुर का। तो फिर क्या था, मैं सीधे चला गया मेट्रो स्टेशन की तरफ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा नेट काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं सारी नेविगेशंस मुझे खुद से करनी थी। यशवंतपुर स्टेशन पर मैं आया और मेरे साथ ट्रेन से जितने भी लोग उतरे थे उसमें से मेजॉरिटी लोग मेट्रो स्टेशन पे ही आ गए। किसी के पास खुद की कार या बाइक नहीं थी, बट एनीवेज़ वहाँ मुझे मिला ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेट्रो का मैप। तो मैं हूँ अभी यशवंतपुर ग्रीन लाइन पे। मुझे यहाँ से पहले जाना होगा केम्पेगौड़ा मैजेस्टिक, जो कि सेंटर ऑफ बेंगलोर है, और वहाँ से मुझे कहीं की भी मेट्रो मिल सकती है। तो मैं वहाँ से पर्पल लाइन पे जाऊँगा, जो कि मेरी घर के पास वाली लाइन है, और यहाँ से मैं मेट्रो पकड़ के मुझे जाना है कुंदलहली कॉलोनी, जो कि है यहाँ पर सीताराम पल्ल्या और नल्लूहली के बीच में। तो क्योंकि मेरे पास नेट नहीं था तो मैं व्हाट्सएप पर टिकट डाउनलोड नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे लाइन में लगना पड़ा। पर आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप का यूज़ करिएगा मेट्रो का टिकट डाउनलोड करने के लिए, बहुत ही ईजी है। और ये लाइन थोड़ी लंबी थी तो मुझे 5-10 मिनट लगे इस लाइन में खड़े होकर के, जहाँ पे मैंने बहुत लोगों की हेल्प भी की कि उनको कहाँ जाना है ये बता करके कि मैप में देख लीजिएगा। फिर मुझे यहाँ सिल्क इंस्टीट्यूट वाली प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मेट्रो पकड़नी थी, जो कि है राइट साइड में। और यहाँ पे एक और अच्छा ये मैप है, किसी सारे स्टेशन इसमें लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ जाती है ट्रेन ग्रीन लाइन वाली यशवंतपुर से, जो कि मुझे जो फर्स्ट वाली लंबी रो है वो जाना है और सिल्क इंस्टीट्यूट वाली जो मेट्रो है वो पकड़नी है। जब मेरे पास बहुत सारा सामान रहता है तो कभी भी मुझे एस्केलेटर या लिफ्ट नहीं दिखाई देती है। आज मेरे पास सिर्फ मेरा वॉलेट और फ़ोन था, तो मुझे एस्केलेटर भी मिल गई और लिफ्ट भी मिल गई। ये रहा प्लेटफॉर्म, जो कि मोस्टली खाली था क्योंकि सुबह के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे अपोजिट वाले प्लेटफॉर्म पे तो कोई भी नहीं खड़ा है। और फिर मुझे यहाँ से दिखाई दिया स्टेशन और मेरी ट्रेन, जो कि अभी भी खड़ी है, जबकि मुझे निकले हुए 10 मिनट हो चुके हैं, यानी कि मैं कुछ देर और सो सकता था। बट ಟ್ರೈನ್ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸೋಪು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು 2 ತೆರೆಯಲಿವೆ. ರೈಲು ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಇರುವ ಅಂಕಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿ. Sandal Soap Factory and doors will open. फिर कुछ देर बाद मैं पहुंच गया केम्पेगौड़ा मैजेस्टिक स्टेशन पे। जैसा कि मैंने कहा था कि ये बैंगलोर मेट्रो का सेंट्रल स्टेशन है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ थी। यहाँ से उतर के अब मुझे जाना था पर्पल लाइन पे और मुझे ट्रेन पकड़नी थी वाइट फील्ड कड्डूगोडी के लिए, जो कि मुझे बोर्ड मिल गया। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ है। और भी लोग जा रहे थे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। लोग कहते हैं और सही कहते हैं कि यहाँ पर स्टेशन चेंज करना, लाइन चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ तो मैं पहुँच गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं उस एस्केलेटर से उतर के आया था। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि लोग लाइन से खड़े हैं मेट्रो स्टेशन के आगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसकी वजह से हो, या फिर लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हों, बट एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऑल्सो मेट्रो में बैठे बैठे आप बोर ना हो तो आप UPSC की तैयारी भी कर सकते हैं। यहाँ सामने वाले बोर्ड पर सारे हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में लिखा हुआ था और नेक्स्ट स्टेशन के बारे में भी लिखा हुआ था। मैं बहुत नींद में था इसलिए मेरा ध्यान सिर्फ नेक्स्ट स्टेशन पर था। फॉर्चुनेटली जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा मुझे स्टेशन के जस्ट बाहर कुंदलहली के मेरी फेवरेट 500 CA बस मिल गई, जो कि मेरे घर तक जाती है। ये बस देखने में बहुत हाई फाई लग रही होगी, पर है भी, लेकिन इसका जो किराया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है।
यहाँ से लेके मेरा घर जो है वो कुछ 15 मिनट की दूरी पर है और मुझे लगते हैं सिर्फ 30 रुपये, और मेरे ऑफिस से भी आओ तब भी इतना ही लगता है। और 15 मिनट बाद मैं पहुँच गया स्पाइस गार्डन, जो कि है मेरे घर के पास का बस स्टॉप। यहाँ से मेरे घर जाने का वॉकिंग डिस्टेंस है कुछ 10-15 मिनट का। और घर मैं पहुँच गया और मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, इसलिए मैंने फटाफट खोला गेट और सोने चला गया। तो गुड नाइट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो नहीं डालता हूँ, तो कभी कभी डालता हूँ और आपको नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। ओके, बाय बाय।